हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईआईसीएस प्लेटफॉर्म। आज है 19 ऑफ जुलाई और 19 ऑफ जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलो अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है बंगाल के ऊपर। क्या है दोस्तों, आप इनको तो जानते होंगे। ये कौन है? बड़ी फेमस सीएम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी मैम। अब ये कहाँ की सीएम है? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा इनको। ये वेस्ट बंगाल की सीएम है। कहाँ की सीएम है? वेस्ट बंगाल सीएम ऑफ। ठीक है। अब इसी के साथ इन्होंने क्या किया है कि देखो 2021 में इलेक्शन हुए थे वेस्ट बंगाल में। किसके? लेजिस्लेटिव असेंबली के। अब 2 साल बाद 2 ईयर बचे हैं, देन आफ्टर फिर से इलेक्शन होना है वेस्ट बंगाल के अंदर। अब ममता बनर्जी मैम को कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस को वापस लाने के लिए वेस्ट बंगाल में कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा है, एक मॉनिटरिंग यूनिट सेटअप करी है। क्या सेटअप करी है? मॉनिटरिंग यूनिट, वी कैन से एज प्रोग्राम मॉनिटरिंग स्कीम, प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट। अब ये किस लिए है? देखो, आप जानते हो कि हर स्टेट के अंदर कई सारे प्रोग्राम स्टार्ट करता है सीएम। सीएम कई सारे वेलफेयर प्रोग्राम, पॉलिसी, वी कैन से स्कीम कई सारी स्टार्ट करी जाती है और कई स्कीम सक्सेस होती है और कई सारी स्कीम फेल भी हो जाती है। बट उनका इवेल्युएशन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। स्कीम के इम्प्लीमेंट होने के बाद उसे इम्प्लीमेंट, उसका इवेल्युएशन करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए जो स्कीम स्टार्ट करी है ममता बनर्जी ने, एक मॉनिटरिंग यूनिट सेटअप की गई है, प्रोग्राम मॉनिटरिंग स्कीम यूनिट। ये क्या करेगी? ये मॉनिटर करेगी, मॉनिटरिंग ऑल प्रोग्राम एंड स्कीम्स ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप मेंशन करके आ सकते हो, आपके लिए बेनिफिट ये है। आप इस चीज़ का न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्कीम अगर स्टार्ट होती है, आप इसका एग्जांपल दे सकते हो कि वेस्ट बंगाल ने मॉनिटरिंग यूनिट सेटअप करी है, जो कि जितनी भी सारी वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर स्कीम प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करेगा। अब वो वोट बैंक के लिए करी है, वो उनका अलग मोटिव है, वो अलग बात है कि देखो, क्योंकि 2 साल बाद इलेक्शन होने वाले हैं, फिर से इलेक्शन होंगे वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव असेंबली के, और इसी को दर्शाने के लिए कि देखो हमारी स्कीम कितनी सक्सेस कर रही है, वीकेंड्स इलेक्शन रैली में लोगों को शो ऑफ करने के लिए, वो अलग बात है, वो पॉलिटिक्स मैटर करता है। पर हमारा मेन मोटिव है कि जानना कि मॉनिटरिंग यूनिट काम क्या करती है। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों आसाम के ऊपर। आसाम बड़ी सुंदर स्टेट है, जैसे आप जानते हो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया आसाम सिचुएटेड है, और यहाँ के सीएम हैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। क्या नाम है? हेमंत बिस्वा शर्मा। अब ये मत सोच रहे ना कि सर आप भी शर्माओ और ये भी शर्मा है, कहीं रिलेटिव तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, कई सारे शर्मा है, मैं कोई रिलेटिव नहीं हूं इनका। हेमंत बिस्वा शर्मा कॉमेडी थी, ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के सीएम है। अब इन्होंने क्या किया है? देखो, आप जान रहे हो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज की बड़ी प्रॉब्लम है। अब चाइल्ड मैरिज होती क्या है? तो कानून के हिसाब से जो प्रोविज़न है उसमें क्या है कि अगर कोई भी गर्ल, अगर बिलो 18 ईयर एंड अ बॉय
बिलो 21 ईयर कमिट मैरी आर कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड मैरिज। क्या कंसिडर करा जाएगा? चाइल्ड मैरिज। अब आसाम में एक कानून है, आसाम के अंदर एक कानून है जिस कानून का नाम है मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। अब ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है इसमें क्या है दोस्तों, अब आसाम सरकार एक बिल निकालने वाली है, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक बिल निकालने वाली है जो कि इस कानून को रिपेल कर देगा, मीन्स खत्म कर देगा। अब इस कानून में ऐसा क्या है कि इसको खत्म करना पड़ रहा है? देखो क्या है कि इस कानून के अंदर क्या है, जैसे कोई भी मुस्लिम कपल रजिस्टर्ड देयर मैरिज एंड डाइवोर्स even if their age below 18 and 21 respectively, मीन्स अगर लड़की की एज 18 साल से कम है और लड़के की एज 21 साल से कम है तो भी उनकी मैरिज रजिस्टर हो जाएगी इस कानून के अंदर। तो ये प्रमोट किसको कर रहा है? ये प्रमोट कर रहा है दोस्तों चाइल्ड मैरिज को। किसको प्रमोट कर रहा है? चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहा है। प्रमोट चाइल्ड मैरिज। और आप जानते हो आसाम इज ऑल्सो वन ऑफ द हब इन चाइल्ड मैरिज। वहां पर भी सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज हो रही है आसाम के अंदर में, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, जो सीएम हैं, वो एक कानून निकालेंगे जिससे इस एक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? इस एक्ट को, जो ब्रिटिश के टाइम आया था एक्ट, इस एक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा जिसमें लिखा था कि जो मुस्लिम का डाइवोर्स और मैरिज रजिस्टर्ड होगी एज पर द मुस्लिम पर्सनल लॉ, इवन देयर ब्राइड एंड ग्रूम एज इज बिलो 18 एंड 21 रिस्पेक्टिवली। ब्राइड और ग्रूम की जो एज है वो अगर 18 ईयर और 21 से बिलो भी है तो भी उनकी मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो ये प्रमोट किसको कर रहा है? चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहा है। समझ में आ गया? ये एक्ट याद रखोगे, एक नया एक्ट आएगा, नया बिल आएगा जिसको खत्म कर देगा और नए कानून के हिसाब से आएगा, फिर वो चाइल्ड मैरिज को प्रमोट नहीं करेगा। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर जो भी चाइल्ड मैरिज एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आ जाएगा। फिर आफ्टर ये अगर कानून खत्म हो गया तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसमें फिर रजिस्ट्रेशन होगा। किनका? ये डाइवोर्स और मैरिज का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको रिपेल होने के बाद चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी स्टबल बर्निंग। देखो जो भी स्टूडेंट अभी दिल्ली में मेरा वीडियो देख रहा होगा, दिल्ली में तो आपको एक टाइम ऐसा आता होगा जब ठंड के बीच में ठंड आने वाली होती होगी, तो आपको क्या है कि आपको पॉल्यूशन बहुत हो जाता होगा दिल्ली के अंदर, और उसका सबसे बड़ा रीजन था स्टबल बर्निंग। देखो ये खेती जला रहे हैं, अपनी खेती को जला रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग इससे होता क्या है? तो देखो इससे बढ़ता है पॉल्यूशन, और स्टबल बर्निंग सबसे ज्यादा कहां पर होती है? देखो हरियाणा स्टेट में, पंजाब स्टेट में, इवन दिल्ली, यहां होने के कारण पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लोगों को सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। इवन मैं जब दिल्ली में था तो हर साल की दिक्कत यही थी। एक टाइम ऐसा आता था जब स्टब बर्निंग होती थी तो कई सारा पॉल्यूशन दिल्ली में फैल जाता था। इवन आप देख नहीं सकते इतना पॉल्यूशन, जैसा फॉग जैसा लगता था, फॉग जैसा, पर वो फीलिंग ऐसी आती थी, गंदा गंदा फीलिंग आती थी कि हाँ यार बहुत गंदा माहौल हो गया है। तो स्टबल बर्निंग इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई डिसीजन लिए थे। अब आम आदमी पार्टी, जैसे पंजाब में क्या है कि आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि भगवंत मान जी
जो कि सीएम हैं कहाँ के, पंजाब के, और एक कॉमेडियन थे, ठीक है, क्लियर। अब वो सीएम बन गए, किस्मत का पता नहीं, मैंने बोला था। अब आम आदमी पार्टी जो कि गवर्नमेंट है पंजाब की, उसने रिक्वेस्ट करी है सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, रिक्वेस्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट दैट स्टॉप बर्निंग के लिए जितने भी प्रोग्राम थे उसमें एक प्रोविजन है, वो एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। मैंने आपको कई लेक्चर में बताया है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम आर दोज स्कीम विच आर टोटली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि 100% फंड दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। एंड सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम क्या होता है, आर दोज स्कीम विच आर फंडेड बाय रेशो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। एक पर्टिकुलर रेशो होता है, उसी के बीच में शेयर करा जाता है, दोनों स्टेट और सेंटर कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे स्टॉप बर्निंग के लिए जो स्कीम है उसमें रेशो है 60-40, मीन 60% सेंटर देगी और 40% स्टेट देगी। क्लियर। अब पंजाब जो गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, ये सेंटर से रिक्वेस्ट कर रही है कि जो आपने स्कीम बना के रखी है स्टॉप बर्निंग के लिए, जो कि सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, इसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम बना दीजिए। व्हाट आई मीन्स, टोटली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आप कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट है। तो मेरा मोटिव यही था कि स्टॉप बर्निंग आपको समझाना और डिफरेंस समझाना बिटवीन सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। समझ में आ गया। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है ईपीएफओ के ऊपर। ईपीएफओ क्या है तो आप जानते हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो पेंशन होती है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ईपीएफओ ने क्या करा है, तो एक कॉन्टैक्ट सेंटर बनाया है। ईपीएफओ ने एक कॉन्टैक्ट सेंटर बनाया है। सर ये क्या होता है कॉन्टैक्ट सेंटर? देखो क्या होता है कि सोशल मीडिया पर अभी कई सारी वीकेंड से कई सारी रील वायरल हो रही हैं या फिर न्यूज़ वायरल हो रही हैं, जिसमें बोला गया है कि ईपीएफओ में जो कंप्लेंट कर रहे हैं उसका रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है। जो कंप्लेंट करी जा रही है, कंप्लेंट रजिस्टर करी जा रही है, उसका रिजोल्यूशन, रिड्रेसल मैकेनिज्म अच्छा नहीं है। क्या नहीं है? रिड्रेसल मैकेनिज्म अच्छा नहीं है। ग्रीवेंस रिड्रेसल, ग्रीवेंस माने शिकायत और रिड्रेसल माने निराकरण। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल अच्छा नहीं है ईपीएफओ का, और जो क्लेम करा जा रहा है सेटलमेंट का, उसको सेटल भी नहीं करा जा रहा ईपीएफओ के द्वारा। मींस जो एम्प्लॉय क्लेम कर रहे हैं उसका सेटलमेंट भी नहीं हो रहा। सेटलमेंट क्लेम किसका? पैसे का क्लेम, ठीक है। पेंशन से रिलेटेड ये स्कीम, ये ईपीएफओ बॉडी है, याद रखना। अब इसने क्या किया है, इसका रिजोल्यूशन निकाला है, इसका रिजोल्यूशन निकाला है और एक कॉन्टैक्ट सेंटर सेटअप किया है। कॉन्टैक्ट सेटअप अब ये क्या करेगा, तो सबसे पहले समझ लीजिए, ये 23 लैंग्वेज, 23 लैंग्वेज का और वीकेंड से मल्टी लैंग्वेज कॉन्टैक्ट सेंटर है। मतलब 23 लैंग्वेज में, भाषा में आप अपने शिकायत दर्ज कर सकते हो और आपका रिड्रेसल भी मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ईपीएफओ का। जो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है न्यूज़ है, अब फेक है कि रियल है, उनका जो सेटलमेंट वीकेंड से सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, जो भी क्लेम कर रहे हैं, उसका भी रिजोल्यूशन हो जाएगा इस कॉन्टैक्ट सेंटर के अंदर। और 23 लैंग्वेज में ये है, आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि 23 लैंग्वेज में आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो, कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। समझ में आ गया? समझ में आ गया। ये क्या है? ये एक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए है कि आप देख रहे हो आजकल में जितने भी पेंशनर होते हैं, जिनको पेंशन मिलती है, वो बड़ी प्रॉब्लम में है। अब वो प्रॉब्लम में क्यों है दोस्तों? वो प्रॉब्लम में इसलिए है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पेंशन नहीं आती है। पेंशन मैंने देखा है, मेरे बगल में खुद एक अंकल रहते हैं, वो बड़े परेशान हैं। वो क्यों परेशान है? क्योंकि उनका जो सेटलमेंट क्लेम था वो रुका हुआ है, उसका सेटलमेंट हो ही नहीं पा रहा है। उनका क्लेम जो किया था, उनका पीएफ मीएफ
जो पीएफ रखते हैं, प्रोविडेंट फंड होता है जो सरकार का, वो क्लियर ही नहीं हुआ। तो ऐसी कई सारी शिकायतें आ रही हैं। अब जो बूढ़े लोग हैं, जो रिटायर हो गए हैं, उनको कैसे मिलेगा पैसा? वो अपनी हेल्थ चेकअप कैसे कराएंगे? आजकल आप जान रहे हो पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा है हेल्थ के ऊपर, तो उनको भी पेंशन की ज़रूरत है। आप इस तरीके से काम करेगी ईपीएफओ तो कैसे चलेगा? तो इसने उसका तोड़ निकाला और एक कॉन्टैक्ट सेंटर सेटअप किया है जो कि 23 लैंग्वेज में आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो और आपका रिड्रेसल मैकेनिज्म भी स्ट्रांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिड्रेसल मैकेनिज्म भी स्ट्रांग हो जाएगा। रिड्रेसल मैकेनिज्म भी स्ट्रांग हो जाएगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी स्ट्रांग हो जाएगा। ग्रीवेंस माने शिकायत। और 23 लैंग्वेज का बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअल, बाइलिंगुअल नहीं मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज का ये कॉन्टैक्ट सेंटर है। ठीक है, तो याद रखोगे इसको, आपको कॉन्टैक्ट सेंटर याद रखना है। चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी नीति आयोग। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट क्या है तो पढ़ लीजिए आप। इलेक्ट्रॉनिक पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। क्या है दोस्तों? ये रिपोर्ट निकाली है। अब रिपोर्ट में क्या है तो आप पहले समझ लीजिए कि 2030 तक, बाय 2030 तक इंडिया का टारगेट है। इंडिया का क्या टारगेट है? कि इंडिया का टारगेट है कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जो अभी $100 बिलियन है, $100 बिलियन, उसको हम $500 बिलियन तक ले जाना है। उसको हम कहां तक ले जाना है? $500 बिलियन तक ले जाना है बाय 2030। अब ये अचीव करने के लिए नीति आयोग ने कई सारे रिकमेंडेशन दिए, रिपोर्ट दी है। अब इसको समझने की जरूरत है कि इंडिया का जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 2030 तक $500 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। तो नीति आयोग ने इसका अचीव करने के लिए कई सारे रिकमेंडेशन दिए, रिपोर्ट दी, जिसका रिपोर्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक पावरिंग इंडिया पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। ये इस रिपोर्ट का टाइटल है। और रिपोर्ट में सबसे पहला बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपको पता है कहां से इंपोर्ट करा जाता है। पर इंडिया क्या करती है? इंडिया इनके ऊपर टैरिफ बहुत लगाती है। इनके ऊपर टैरिफ बहुत लगाती है, मींस टैक्स बहुत लगाती है, जो कि कस्टम ड्यूटी होती है, वो ज़्यादा लग जाता है। तो जिससे क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो हाई कॉस्ट का हो जाता है, उसकी कॉस्ट हाई हो जाती है और उसका जो कंपटीशन है, कंपटीशन वो रिड्यूस हो जाता है। क्या रिड्यूस होता है? कंपटीशन उसका रिड्यूस हो जाता है। समझ में आया मेरी बात को? कि उसका अगर कंपटीशन रिड्यूस, जब वीकेंड से अगर ग्लोबली कंपटीशन, अगर वीकेंड से इंडिया अगर डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर वो compete नहीं कर पाएंगे ग्लोबली कंपनियों के साथ, तो इंडिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और हम $500 बिलियन का जो टारगेट लेके रखे हैं बाय 2030, उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? अचीव नहीं कर पाएंगे। अब इसको अचीव करने के लिए नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कई सारे रिकमेंडेशन दिया था। दूसरा रिकमेंडेशन क्या था? कि फिस्कल इंसेंटिव दिया जाए, फिस्कल इंसेंटिव टू डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन कंपनियों को फिस्कल इंसेंटिव दे सरकार। फिस्कल इंसेंटिव क्या? कि पैसा, सब्सिडीज, ये कोई भी ऑफर दे, ठीक है, जिससे क्या हो कि उसकी प्राइस रिड्यूस हो जाए। समझ में आ रहा है मेरी बात को?
अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो इंडियन की डोमेस्टिक कंपनी जो बना रही है उनको फिजिकल इंसेंटिव दे, सरकार बेनिफिट दे, पैसा दे कि हाँ प्रमोट करें, जिससे क्या हो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाए हमारी खुद की कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी किससे कॉम्पीट करेंगी? ग्लोबली। ग्लोबली जो बड़ी बड़ी देश की कंपनियां हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाती है उनसे कम्पीट कर सके, उनको प्रमोट करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को प्रमोट करने के लिए 2 रिकमेंडेशन दिए इस रिपोर्ट के अंदर। सबसे बड़ा रिकमेंडेशन था कि जो टैरिफ लगा रहे हो आप अप्रोक्सीमेटली 7.5%, ये टैरिफ जो लगा रहे हो आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो इंपोर्ट करे जाते हैं उसके ऊपर, उसको रिड्यूस किया जाए जिससे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्रमोट हो सके। दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला कि फिस्कल इंसेंटिव दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट कंपनी को फिस्कल इंसेंटिव दिया जाए। ये दूसरा रिकमेंडेशन था इस रिपोर्ट के अंदर जो कि पब्लिश करी थी नीति आयोग ने। किसने पब्लिश करा था? नीति आयोग ने। अब देखो एक और बात ध्यान रखना कि अगर देखा जाए, अगर हम ग्लोबली अगर कंपेयर करें तो टैरिफ का, तो कुछ मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को इंपोर्ट किया जाता है उसमें टैरिफ लगता है 7.5%। कितना लगता है? 7.5%। अगर चाइना का देखा जाए तो सिर्फ ओनली 4%। देख रहे हो? और अगर मलेशिया का देखा जाए, मलेशिया 3.5%। और अगर मैक्सिको का देखा जाए तो 2.7%। तो अभी आप 3-4 कंट्री के आपने देखे होंगे टैरिफ, तो इंडिया का ही सबसे ज्यादा टैरिफ है 7.5%। तो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बोला अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट 2030 तक $500 बिलियन तक पहुंच जाए तो आपको बॉर्डर पर जो टैरिफ लगा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को इंपोर्ट करने का, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट तभी इंप्रूव होगा। और दूसरा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूनिट आर प्रोवाइडेड द फिस्कल इंसेंटिव टू प्रमोट द डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी को प्रमोट करने के लिए आपको फिस्कल इंसेंटिव देना पड़ेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। देखो ये न्यूज मैंने आपको क्वेश्चन वाले लेक्चर में बताया था, 2 या 3 दिन पहले मैंने ये बता दिया था, बट ये अभी फिर से आ गया है न्यूज में। अब वो क्यों आया है तो मुझे नहीं पता, पर ये न्यूज में आपको फिर से समझा देता हूँ डिटेल करंट अफेयर लेक्चर में। देखो क्या है कि जो अमित शाह जी है, आप जानते हो इनको चाणक्य जी बोला जाता है, और ये हमारे इंडिया के चाणक्य जी हैं, क्योंकि इन्हीं के दिमाग के थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छा पार्टी ग्रोथ करती है बीजेपी सरकार, वो अलग मैटर है। तो ये क्या है, होम अफेयर के मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने एक टोल फ्री हेल्पलाइन स्टार्ट करी है टू कंट्रोल ड्रग्स और नार्कोटिक्स प्रोडक्ट को रोकने के लिए एक हेल्पलाइन लॉन्च करी है, जिसका हेल्पलाइन है 1933 नाम से एक वीकेंड से फ्री हेल्पलाइन स्टार्ट करी है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि अगर ट्रैफिकिंग हो रही है, कहीं भी ड्रग्स हो रहा है, कहीं भी नशा कर रहे हैं लोग बाग, तो ये इसका टारगेट है हेल्पलाइन का। आप फोन लगा सकते हो और इन्फॉर्म कर सकते हो सरकार को कि यहाँ पर गलत काम चल रहा है, ड्रग्स के रिलेटेड काम चल रहा है। अब ये हेल्पलाइन लॉन्च क्यों हो रही है, तो देखो सरकार का टारगेट है नशा मुक्त भारत बाई 2047 तक हम नशा मुक्त कर देंगे भारत को, वहां पर कोई नशा नहीं करेगा। इसके लिए हेल्पलाइन लॉन्च करी है, एक वेब पोर्टल लॉन्च करा है और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी है। किस नाम से? तो वो नाम है दोस्तों मानस नाम से। मानस क्या है तो आप जान लीजिए, मादक पदार्थ
मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र, ये मानस का फुल फॉर्म है, मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र। ये जो मानस मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल, ये भी नशा मुक्त भारत में मदद करेगी। क्या करेगी? नशा मुक्त भारत बनाने के लिए मदद करेगी। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो आपको चीज़ याद रखना है, हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जो हेल्पलाइन है 1933, और आपको ये वेब पोर्टल और वीकेंड से मोबाइल ऐप जो मानस नाम से है उसको भी याद रखना है, और मानस का फुल फॉर्म भी याद रखना, मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज हमारी इंडिया और मलेशिया के ऊपर। क्या है दोस्तों कि आप जानते हो जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं वहां पर पाम ऑयल, एडिबल ऑयल बहुत होता है, और इंडिया वहां से बड़ा ही इंपोर्ट करती है एडिबल ऑयल और पाम ऑयल। ठीक है, अब देखा जाए तो हमारे इंडिया में बड़ा ही इंपोर्ट होता है, तेल बड़ा खाया जाता है, इसलिए हमारे भारत में कोलेस्ट्रॉल के कई सारे पेशेंट मिल जाएंगे, कई सारे आपको पेशेंट मिलेंगे, क्योंकि तेल ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है हमारे इंडिया में, पिया जाता है, एक तरीके से खाया क्या जाता है, मीन तेल जो सब्जी बनाते हैं हम उसमें तेल ज़्यादा मात्रा में यूज़ करा जाता है, और इसी कारणवश हमारे इंडिया में आपको पेशेंट ज़्यादा मिलेंगे किसके? जो कोलेस्ट्रॉल है, पूरी बॉडी पे कोलेस्ट्रॉल है, तो आपको दवाइयाँ भी खानी पड़ेगी, तो इससे ज़्यादा तेल कम कर दीजिए। तो देखो इंडिया में अगर देखा जाए तो हर साल हमारा यहाँ पर 9.7 मिलियन टन ऑयल, एडिबल ऑयल इंपोर्ट करा जाता है। क्या करा जाता है? एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, 9.7 मिलियन टन ऑफ एडिबल ऑयल, मतलब खाने वाला ऑयल। ठीक है, अब इसमें से सिर्फ ओनली आउट ऑफ 9.7 मिलियन टन 3 मिलियन टन तो सिर्फ ओनली कहां से इंपोर्ट कराता है? फ्रॉम मलेशिया से इंपोर्ट करा जाता है। और ये कारण बस है कि इंडिया और मलेशिया की मीटिंग हुई, इसमें मलेशिया ने कई सारे प्रॉमिस दिए, कई सारी रिपोर्ट करी इंडिया के साथ कि आपने एक गलत काम किया है। क्या गलत काम किया है? कि आपने जो बैन लगा दिया है, बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ राइस एंड शुगर टू ensure the requirement of domestic market, डोमेस्टिक मार्केट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो आपने क्या किया है कि आपने जो बैन लगा दिया है राइस और शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको हटा दीजिए, क्योंकि मलेशिया को आपके चावल और शक्कर की बड़ी ज़रूरत है, और हम इसके बदले आपको कई सारी चीज़ देंगे। जैसे हमारे इंडिया में जो आपके इंडिया के अंदर जो 3 मिलियन टन जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, उसके लिए हम आपको कई सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें? तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो आपका नेशनल प्रोग्राम है, जो नेशनल पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑन एडिबल ऑयल, उसको हम प्रमोट करेंगे, उसमें हेल्प करेंगे आपकी ये सक्सेस हो सके, और आपको नई नई टेक्नोलॉजी, सीड्स वैरायटी एंड टेक्निक टू
ग्रो एडिबल ऑयल इन कंट्री, वो भी प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और इसी के साथ इन्होंने बोला कि अगर आप हमको लैंड दोगे, अगर इंडिया हमको जमीन देगी तो हम फैक्ट्री भी सेटअप कर लेंगे, इंडिया के साथ मिलके फैक्ट्री भी सेटअप कर लेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चावल और शक्कर है जो आपने बैल लगा के रखा है उसको बस हटा दीजिए कैसे भी करके। उससे कई सारे हमको बेनिफिट, जो हमको चावल अगर कम मिल रहा है, जो शक्कर हमारी चाय नहीं पी पा रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहा है। मेरा मजाक था, चाय माय तो देखो इंडिया में ज़्यादा पी जाती है, चाइना में ज़्यादा पी जाती है। अब वो पीते हैं कि नहीं पीते, मैं मलेशिया गया नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी लोक संवर्धन पर्व। अब देखो, इनको आप जानते होंगे, ये कौन है? किरण रिजिजू। ये यूनियन मिनिस्टर हैं। कौन है? यूनियन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के यूनियन मिनिस्टर हैं। अब इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वी कैन से लोक संवर्धन पर्व। लोक संवर्धन पर्व के नाम से एक फेस्टिवल, पर्व माने फेस्टिवल होता है, इंग्लिश में इसको फेस्टिवल बोलते हैं। तो ये प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया है और इस प्रोग्राम में क्या होगा कि माइनॉरिटी अफेयर की जितने भी माइनॉरिटी की स्कीम्स, प्रोग्राम, पॉलिसी, ठीक है, देन आफ्टर वेलफेयर प्लान, इसको इस पर्व के जरिए इन्फॉर्म करा जाएगा। माइनॉरिटी अफेयर से जितने भी स्कीम रिलेटेड हैं उसको इन्फॉर्म किया जाएगा माइनॉरिटी पीपल को, कि जिससे वो बेनिफिट ले सकें। समझ में आ रहा है मेरी बात को? जिससे वो बेनिफिट ले सकें। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया। सिर्फ ओनली आपको दो चीज ध्यान रखना है कि लोक संवर्धन पर्व, लोक संवर्धन पर्व क्या होता है, लोक संवर्धन पर्व क्या होता है, ये पर्व क्या है, किसने स्टार्ट किया है? किरण रिजिजू ने, जो कि माइनॉरिटी अफेयर की स्कीम को, प्लान को, जितने भी वेलफेयर स्कीम है वो पूरे इन्फॉर्म करेगा। इसी के साथ 19 जुलाई के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम कल 20 जुलाई के नए करंट अफेयर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और हमेशा वीडियो पूरा देखें। तब तक के लिए जय हिंद।